फ्लो अंडर पाइप हम तभी मानेंगे जब फ्लो या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे हो रहा हो या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अगर फ्लो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है देन दिस इज अ केस ऑफ ओपन चैनल, नॉट अ केस ऑफ फ्लो इन पाइप। बात समझ में आ रही है? ओपन चैनल यानी नदी, नाला, तालाब में जो पानी का फ्लो हो रहा है वो हमेशा किस प्रेशर पे हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि पाइप में जब फ्लो होगा तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है ये हमेशा लिक्विड से क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। अगर जगह खाली है थोड़ा सा भी तो उसमें प्रेशर कौन सा आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्लो थ्रू पाइप का मतलब है कि पूरे पाइप के क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड भरा हुआ हो, तभी इसको हम क्या मानेंगे? फ्लो थ्रू पाइप। और फ्लो या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो रहा हो या फिर नीचे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा तो उसको हम फ्लो थ्रू पाइप नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? फ्लो इन ओपन चैनल मानेंगे। पाइप के अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि दो चीजों के कारण लॉस होगा, एक विस्कोसिटी और दूसरा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को के कंपैरिजन में जनरली विस्कोसिटी के कारण जो लॉस हो रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थिति जो जनरल प्रैक्टिकल कंडीशन है उसमें हम फ्लो को क्या मानते हैं? टर्बुलेंट मानते हैं। और टर्बुलेंट होने के कारण विस्कोसिटी के कारण जो भी लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है? अब एनर्जी लॉस की बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं, मेजर लॉस एंड माइनर लॉस। ठीक ना? मेजर लॉस में क्या क्या चीज है भाई? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उसे हम मेजर लॉस कह रहे हैं। और माइनर लॉस हमारे जो होते हैं, पाइप के अंदर डिफरेंट टाइप की सेटिंग लगानी पड़ती है, पाइप कई जगह से मुड़ता है बेंड के कारण, फिटिंग्स के कारण, या फिर कोई रुकावट आ जाए उसके कारण जो लॉसेज हो रहे हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माइनर लॉस। साथ ही हमने जब पाइप पढ़ा तो हमने माना कि क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन पाइप में कई जगह ऐसी व्यवस्था होती है जब पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? चेंज होता है, या तो वो कम होता है या फिर ज्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में भी वहां कॉन्ट्रैक्शन और इनलार्जमेंट के कारण भी कुछ लॉसेस होते हैं। इन सभी लॉसेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माइनर लॉस। और मेजर लॉस में सिर्फ है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ध्यान दें, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस है वो दो मेथड से कैलकुलेट होता है, डार्सी-विस्बैच फार्मूला और चेजिस फार्मूला। लेकिन चेजिस फार्मूला इसी का इनहैंस रूप है। जो डार्सी ने इक्वेशन डिराइव किया, चेजिस ने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एक नया फार्मूला दे दिया था। ठीक ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन है? डार्सी-विस्बैच फार्मूला। यहां एक चीज और समझने वाली है कि इसका नाम मेजर लॉस है और ये किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण। और इसका नाम, बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा पाइपिंग सिस्टम को समझना होगा। सपोज करें एक पाइप लाइन है और एक पाइपिंग सिस्टम है। पाइपिंग सिस्टम उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक रिफाइनरी है। एक रिफाइनरी है जहां एक साथ हजारों तरह के छोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं, पाइप फिटिंग्स लगी हुई हैं। ठीक ना? और एक पाइपलाइन है जो मुंबई से लेकर के और पंजाब तक जा रही है। तो मुंबई से पंजाब एक पाइपलाइन जाती है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखा गया है? समान रखा गया है। अब उसमें जो पाइप फिटिंग या सडन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें उसमें बहुत ही कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां जो मेजर लॉस है वो किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण। और थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं कनेक्शन है या कुछ है, उसके कारण क्या हो रहा है? माइनर लॉस। लेकिन जरा उस रिफाइनरी को देखिए, जब हम उस रिफाइनरी में जाकर देखते हैं तो वहां पाइप की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पाइप का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कहां से क्या फ्लो हो रहा है पता नहीं चलता है। उस केस में क्या होगा? उसमें वहां पे लाखों आपको फिटिंग्स यूज किए गए हैं, हर जगह इनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हैं। ठीक ना? बहुत तरह तरह के बेंड लगे हुए हैं। तो उस केस में जो लॉसेस हो रहे हैं वो इनके कारण क्या होंगे? ज्यादा होंगे।
और वहां फ्रिक्शन का लॉस क्या बन जाएगा, माइनर लॉस। और इनके कारण जो लॉस वहां पे एक इंडस्ट्री में यानी पाइपलाइन जहां पूरा पाइपिंग सिस्टम है वहां इसके कारण जो लॉस होगा वो क्या बन जाएगा, मेजर। बात समझ में आ रही है। और फ्रिक्शन का लॉस वहां क्या बन जाएगा, माइनर। ठीक है, ठीक है। तो मेजर लॉस में सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, डार्सी-विस्बैच फॉर्मूला। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं डार्सी-विस्बैच फॉर्मूला में कि यहाँ से हम लोग जो लॉसेस हो रहे हैं प्रेशर में पाइप के अंदर फ्लो के दौरान वो कैसे कैलकुलेट करें। ठीक ना। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजम्पशन लिया है। इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए कुछ हमारा एजम्पशन है। एजम्पशन में सबसे पहले हमने क्या लिया है कि यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल पाइप। हॉरिजेंटल पाइप लेने का एक ही मकसद है ताकि डेटम को हम क्या कर सकें, Z1 इज इक्वल टू Z2 कर सकें। ठीक है। और दूसरा पाइप विथ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन किसके साथ चेंज हो सकती है, स्थान के साथ। ठीक है। जैसे यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर क्या हो गया, P2। यानी यहां का प्रेशर सुबह 10 बजे, रात के 10 बजे, दोपहर में कोई भी टाइम पे हम जाके देखें तो प्रेशर कितना रहेगा, P1। लेकिन यहां जाके देखेंगे तो क्या हो गया, P2। और ये P2 समय के साथ चेंज नहीं होगा, बट किसके साथ चेंज हो गया है, स्थान के साथ चेंज हो गया। तो हम लोग स्टेडी फ्लो ले रहे हैं और हॉरिजेंटल ले रहे हैं। दूसरा, पाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A माना है, डायामीटर D, पेरीमीटर को हमने कितना माना है, P। और ये कितना किसके बराबर होता है, पाई D। ठीक ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 D²। ठीक है। नाउ L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप। जो पाइप का क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया है 1 और 2 के बीच में, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, L। ठीक है। नाउ HF क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि हमने पहले ही फ्लो को टर्बुलेंट माना। अच्छा, एक चीज और माने, फ्लो को क्या ले हम लोग, फ्लो इज टर्बुलेंट। यहां लिख लीजिएगा कि फ्लो क्या है हमारा, टर्बुलेंट है। और तभी हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। हम विस्कोसिटी के कारण लॉस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। और नीचे लिया गया है F डैश, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है। इसमें सारी चीजें हैं लेकिन एक टर्म जो है वो क्लियर नहीं है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस क्या है। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी को, ये जो रेशियो आता है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अगर हम मान लें कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नीचे क्या है, वेटेड एरिया। वेट का मतलब क्या होता है, गीला। यानी किसी भी फ्लूइड के फ्लो के द्वारा पाइप का कितना एरिया गीला हो रहा है। गीला होने का मतलब याद है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, नो स्लिप कंडीशन। ठीक ना। क्योंकि फ्लो तो हो रहा है लेकिन पाइप अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। यानी फ्लूइड का जो लेयर पाइप के संपर्क में होगा वो मूव नहीं कर रहा होगा, और वही चीज उसको क्या करेगी, गीला करेगी। तो हमें ये देखना होगा कि कितना हिस्सा, और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर फ्लो थ्रू पाइप है तो पूरा का पूरा पाइप क्या रहेगा, फ्लूइड से फिल्ड अप होके आगे फ्लो होगा। ठीक है। और पाइप को हमने एक सिलिंड्रिकल माना, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है पाइप। तो कितना एरिया, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो कितना गीला होके गया होगा, परिधि, पाइप की परिधि और पूरे यहां से यहां तक की लंबाई। तो परिधि कितनी हो जाएगी, पाई इंटू डी, और लंबाई कितनी है, L। तो वेटेड एरिया क्या होगा, पाई डी L। क्लियर है। सो नीचे हो गया पाई डी और L, और उसके साथ पर यूनिट वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हमने माना है v। सो F डैश की ये टोटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, F डैश, दैट इज फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ
फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। नाउ यहां पर एक चीज और समझना है, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड लॉस ऑफ प्रेशर हेड, हमने पहले ही माना है कि पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। बट ये ध्यान रहे कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो चेंज हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक रिलेशन है वेलोसिटी और लॉस ऑफ प्रेशर हेड, ठीक है। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए, और इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट किया गया कि लॉस जो प्रेशर हेड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के होता है। कब? जब फ्लो क्या हो? लेमिनार हो। और जब फ्लो टर्बुलेंट होगा तब प्रेशर हेड में जो लॉस होगा वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? लेमिनार फ्लो के लिए लॉस ऑफ प्रेशर हेड में जो लॉस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर हेड का लॉस क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कब है? जब फ्लो क्या हो? टर्बुलेंट। लेकिन जब फ्लो टर्बुलेंट हो जाए, ये लेमिनार के लिए, सॉरी ये किसके लिए है? लेमिनार। लेकिन टर्बुलेंट के केस में क्या है? अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो प्रेशर में जो लॉस होगा वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ बहुत तेजी से होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी अगर फ्लो बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो प्रेशर में लॉस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर फ्लो बहुत तेज हो रहा है, फ्लो टर्बुलेंट है, तब जो प्रेशर में लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो इन दोनों रिलेशंस का यूज होगा। क्लियर है? तो जहां पे लेमिनार मानेंगे वहां सिर्फ v होगा, और जहां टर्बुलेंट मानेंगे वहां v स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहे, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ रखी हैं। लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो और लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और v स्क्वायर और v क्यूब। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए इस डार्सी-विस्बैच फॉर्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके भीतर कई ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते हैं जिनका बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उपयोग हुआ है। इसको थोड़ा सा और आगे देख लें, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? F अपॉन पाई इंटू डी। पाई इंटू डी को क्या लिख दिया? पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू v टू द पावर n लिखते हैं, जहां वेयर n इज इक्वल टू 1 किसके लिए? फॉर लेमिनार फ्लो, और n इज इक्वल टू 2 फॉर टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां से फ्रिक्शनल फोर्स निकल जाएगा, F क्या हो जाएगा? F डैश इंटू P L V टू द पावर n। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ frictional, take it as equation number 1. Force balance between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में फोर्स बैलेंस करें तो यहां का फोर्स कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया, और यहां का भी कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर लिया गया है? इस तरफ। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरफ, तो फ्रिक्शन हमेशा फ्लो के अपोजिट। कौन कौन सा फोर्स है अभी? P1A इज इक्वल टू P2A प्लस F। क्लियर है ना? प्रेशर को एक तरफ कर लें, P1 माइनस P2 इंटू
P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F बाई A लिख सकते हैं, ठीक है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये आ गया डिफरेंस इन प्रेशर। क्या है डिफरेंस इन प्रेशर इज F अपॉन ए, और ये F क्या है, F क्या है, यही फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है ना। फ्रॉम अगर आप 1 एंड 2 के पास क्या अप्लाई करें, एनर्जी बैलेंस करें, ठीक ना। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कौन सा लॉ, कौन सा थ्योरम, बर्नौलिस। फ्लूइड फ्लो में किसका सम कांस्टेंट रहता था, काइनेटिक प्रेशर एंड डेटम। इस एक तरीके से ये वहां मैंने नोट कराया आपको, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक ना। तो क्या आएगा भाई बताइए, एट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड 2। बर्नौलिस थ्योरम तो हमेशा किसी 2 पॉइंट पे लगाते हैं। बताइए क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई प्लस, सही लिखा है, गलत है। नहीं नहीं 1 2 से तो 0.1 और 0.2 के लिए लिखा है, लेकिन कुछ कमी है यहाँ। अरे मैंने कहा ना एजम्पशन का ध्यान रखिए। ये बर्नौलिस थ्योरम किसके लिए निकाला गया था भाई, आइडियल फ्लूइड के लिए ना, आइडियल केस के लिए निकाला गया था ना। क्या वहां फ्रिक्शन था क्या, नहीं, वहां कोई लॉस नहीं लिया गया था। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में तो आप लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ये रियल केस है, और यहां पर कुछ ना कुछ लॉस फ्रिक्शन के कारण तभी तो प्रेशर यहां से यहां क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। अगर आइडियल केस होता तो लॉस नहीं होते, तो प्रेशर क्या रहता, समान रहता। बात समझ में आ रही है। तो आखिर जो लॉस हो रहा है तो ये इसके बराबर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब यहां ये 0.1 से 0.2 पर गए तो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा, ठीक ना। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया जाए, लॉस ऐड कर दिया जाए। इधर ऐड कर दें कि इधर ऐड कर दें, इधर ऐड कर दें, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो गई है, देखिए 0.1 पे कुछ एनर्जी थी, 0.1 से जब जाने लगे 0.2 की तरफ तो प्रेशर क्या हो रहा है, ध्यान दें, वेलोसिटी कम नहीं हो रही है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है, क्रॉस सेक्शन सेम है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, ये पहले ही हमने नोट कराया है। दूसरा 0.1 के लिए Z1 और 2 के लिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ। चेंज हो किस में रहा है, प्रेशर में, तभी तो प्रेशर यहां P1 और यहां जाके क्या हो गया P2, P2 का प्रेशर कम हो रहा है, ठीक ना। चेंज किस में आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कुछ ना कुछ इस साइड का पलड़ा क्या हो गया होगा, कम हो चुका होगा, है तो दोनों एनर्जी, कुछ एनर्जी किसको ओवरकम करने में चली गई होगी, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लॉस हो चुकी होगी। बात समझ में आ रही है। तो इधर का पलड़ा कुछ ना कुछ हल्का होगा, और दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो जिधर का पलड़ा हल्का है उधर कुछ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ दें, उतना ही जोड़ेंगे जितना लॉस किस में हुआ, फ्रिक्शन में हुआ। सो प्लस HF, HF क्या है यहां पर, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक ना। यहां पर HF क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू, बात समझ में आ रही है, HF क्या है, ये वही लॉस है जो फ्रिक्शन के कारण हुआ था, उतना ही हमने इधर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको अगर हम समराइज करें तो ये क्या आएगा, V1 और V2 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
Z1 Z2 क्या बराबर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच्चेगा क्या भाई, P1 बाई रो जी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, P2 बाई प्लस एच। क्लियर है ना। अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो दोनों को एक तरफ कर लें, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी इंटू एच एफ, और P1 माइनस P2 इज इक्वल, रो जी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एच एफ। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। 2 and 3, 2 और 3 से हमें क्या मिलता है, ध्यान दें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एच एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी आई है भाई, एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी टू दी पावर एन अपॉन, ये ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एफ अपॉन ए था, ए भी कहाँ है, नीचे है। ठीक है ना, एच एफ क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। यही कैलकुलेट करने के लिए सारा तामझाम हम लोगों ने किया था कि फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है, वही निकाल, तो वो हम लोग अब निकाल चुके हैं। एच एफ इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, देखेंगे, एफ डैश अपॉन ओमेगा इंटू पी बाई ए, पेरीमीटर अपॉन एरिया। अभी हमने पढ़ा ए बाई पी, ए बाई पी को हम लोगों ने हाइड्रोलिक रेडियस कहा था, और हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, डी बाई 4, ठीक है ना, डी बाई 4। तो यहां पर P बाई ए है, तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बाई डी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ध्यान देंगे। पाइप के केस में यदि ए को हम लोगों ने क्या माना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी को डायमीटर ऑफ पाइप, और पी को क्या, पेरीमीटर ऑफ पाइप। देन रेशियो ऑफ ए बाई पी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पेरीमीटर, पाइप का जो परिधि है, इसका जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ऑब्जेक्टिव में ये कई जगह पूछ रखा है, एम की वैल्यू फॉर पाइप, ठीक ना, यानी हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू किसके लिए, पाइप के लिए। बुक खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो एम है क्या, एम इज इक्वल टू ए बाई पी। ना पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा भाई, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और परिधि पेरीमीटर भी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाइप का सर्कल ही तो होगा, दैट इज पाई इंटू डी, 2 पाई आर लिखे या फिर पाई इंटू डी लिखे। पाई और पाई क्या बचा, m इज इक्वल टू ए बाई पी इज इक्वल टू डी बाई 4, ठीक ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन रेडियस, सॉरी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस। की वैल्यू कितनी आई थी भाई, d बाई 4, लेकिन यहां पर क्या है, p बाई ए है, तो p बाई ए कितना हो जाएगा, 4 बाई, क्लियर है। सो यहां पुट करें 4 बाई डी इंटू एल इंटू वी टू दी पावर n, क्लियर है। और एच एफ कितना हो गया, 4 एफ डैश एल वी टू दी पावर n अपॉन ओमेगा इंटू डी। अब ये तो इक्वेशन आया, बट कहीं भी आपको एग्जाम में ये इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा नहीं। एग्जाम में देगा आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर एक नया टर्म देगा फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। या तो लिखा मिलेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर लिखा मिलेगा फ्रिक्शन फैक्टर।
ऐसे डिप्लोमा लेवल पे इतना ऊपर जाएगा नहीं, बीटेक में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, होता क्या है इसमें एफ डैश अपॉन रो जी की वैल्यू को एफ अपॉन 2g पुट कर दिया जाता है, जहां f क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या पुट कर देते हैं, f अपॉन 2g। क्यों पुट कर दिया, जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो f डैश अपॉन रो जी की वैल्यू किसके बराबर निकल के आती है, f अपॉन 2g के बराबर निकल के आती है। इसीलिए f डैश अपॉन रो जी के जगह क्या पुट कर देते हैं, f अपॉन 2g। ये न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती है। और कहीं कहीं 4f अपॉन रो जी को पुट करते हैं हम लोग f अपॉन 2g। ठीक है, इस केस में f को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। इसको लेके चलते हैं, कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा, कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा। तो फाइनली अगर आप इसको लेके चलें तो HF क्या हो जाएगा बताइए, 4 और f डैश अपॉन रो जी को क्या मान रहा है, f अपॉन 2g, 4f L v स्क्वायर अपॉन 2g d। ठीक है, हमने यहां क्या मान लिया, f अपॉन 2g, f डैश अपॉन ओमेगा के बदले f अपॉन 2g पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कहीं भी बुक में इस 2 को इस 4 से कैंसल आउट नहीं करता है, ठीक ना, हर जगह 4FL v स्क्वायर अपॉन 2gd लगता है। क्यों, क्योंकि ये f अपॉन 2g को किसके बराबर माना है, f डैश अपॉन रो जी के बराबर रखा गया, इसीलिए इसको कैंसल आउट नहीं करता। फाइनली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां इसको कैंसल आउट करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके कारण इसको कभी भी 2 और 4 को कैंसिल नहीं करता है। क्लियर है, सो ये है आपका फाइनल वैल्यू ऑफ हेड लॉस। और n के जगह हमने क्या पुट कर दिया, n स्क्वायर फॉर टर्बुलेंट फ्लो n इज इक्वल टू 2। ठीक ना, तो ये हमारा फाइनल हेड लॉस का इक्वेशन है। अब यहां ये जो f है, f क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू भी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्लो। अगर लेमिनार है तो इट्स वैल्यू विल बी 16 अपॉन RE। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेमिनार फ्लो के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 16 अपॉन RE। RE है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। और अगर फ्लो टर्बुलेंट है देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.79 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/4। क्लियर है, तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आप रेनॉल्ड्स नंबर को लिख सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है भाई, रो वी डी अपॉन म्यू, या वी डी अपॉन म्यू, कुछ भी लिख सकते हैं।